जब वो सोकर उठी तो उसके चेहरे पर खुशी और होठों पर मुस्कान थी। आंखों में अपने ख्वाब पूरे करने की चमक थी। उसने बड़े प्यार से अपने बैग पर हाथ फेरा, वही बैग जिसमें पायल की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना रखा था, बीएससी की किताबें। वो कल रात से ही इस बैग को देखकर अपनी किस्मत पर फक्र कर रही थी और रात को तो उसे सीने से लगाकर ऐसे सोई थी जैसे कोई बेशकीमती चीज हो। पायल अपने समाज की पहली लड़की थी जिसने कॉलेज में दाखिला लिया था, वो भी तब जब सरदार बीरपाल जी और बाकी बड़े बुजुर्ग लड़कियों की पढ़ाई को बुरा समझते थे। लेकिन उसके पापा सतीश साहब ने समाज की परवाह किए बिना सबके सामने डटकर अपनी बेटी को कॉलेज भेजने का फैसला किया। पायल की दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और वो सबसे छोटी थी। उसे पढ़ाई का जुनून था। वो चाहती थी कि एक दिन वो अपने पापा और माँ को गर्व महसूस कराए। उस समाज में जहाँ गरीब होना गुनाह समझा जाता था और लड़कियों की तरक्की को बेइज्जती का सबब। आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। वो तैयार होकर जब अपनी यूनिफॉर्म को देखती तो खुद से मुस्कुरा कर कहती, यहाँ लड़कियां मेरी उम्र में लाल जोड़ा पहनकर ब्याह रचाती हैं, मगर मेरे लिए शादी और बच्चे कभी प्राथमिकता नहीं रहे। मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया और अब मैं सबको साबित करके रहूंगी कि हर लड़की कमजोर नहीं होती, हर लड़की बदचलन नहीं होती। वो पूरी तैयारी के बाद अब हल्का सूती दुपट्टा ओढ़कर पापा सतीश साहब के पास पहुंची तो बोली, पापा चलिए ना, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। उसके चेहरे की चमक और किताबों को बार बार देखना उसकी बेचैनी साफ जाहिर कर रही थी। विनीता जी ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, मेरी बेटी तो समय की कितनी पाबंद हो गई है, वक्त से पहले ही तैयार हो गई। उन्होंने उसके माथे पर हाथ फेरा। सतीश साहब बेटी की बेचैनी देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन अंदर से घबराए हुए थे। विनीता जी बोली, मेरा दिल तो घबरा रहा है, पूरे मोहल्ले में लोग बातें बना रहे हैं, हमें इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए था। बेटियां घर की चार दीवारी में ही सुरक्षित होती हैं, बाहर की दुनिया बहुत खराब है। बेटा तो है नहीं, यही तीन बेटियां हमारी इज्जत है। विनीता जी जो समाज के डर से सहमी हुई महिला थी बोली, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। सतीश साहब झल्ला गए, कैसी माँ है, अपनी ही बेटी के लिए ऐसे उल्टे सीधे बोल निकलते हैं। तुझे तो उसे खुशी खुशी कॉलेज भेजना चाहिए। फिर बेटी की ओर घूमते हुए बोले, चल पायल, मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ। सतीश साहब खुद रिक्शा चलाते थे, उसी रिक्शे में वो अपनी बेटी को शहर के सरकारी कॉलेज लेकर निकल पड़े। रास्ते में बोले, एक बात याद रखना पायल, मैंने पूरे मोहल्ले की बातों के खिलाफ खड़े होकर तुझ पर भरोसा किया है। मैं चाहता हूँ तू कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना, मुझे शर्मिंदा मत करना, ये मत होने देना कि लोग सही साबित हो। पायल चुपचाप अपने दिल को समझाती रही। रास्ते का आधा सफर ही तय हुआ था कि अचानक रिक्शा हिचकियां लेकर रुक गया, फिर बंद हो गया। सतीश साहब घबरा गए, क्या हुआ पापा? पायल की आवाज में चिंता थी। आज पहले दिन ही छुट्टी नहीं करनी मुझे? घबरा मत बेटा, देखता हूँ, कल ही मैकेनिक को दिखाकर लाया था, अब क्या गड़बड़ हो गई? सतीश साहब बार बार रिक्शा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर वो चला ही नहीं। तभी एक बड़ी एसयूवी उनके पास आकर रुकी। खिड़की से विकी झांकता हुआ बोला, क्या हुआ सतीश, तेरे रिक्शे को भी ये मंजूर नहीं कि तेरी बेटी कॉलेज जाकर मोहल्ले का नाम रोशन करे? फिर ताना मारते हुए बोला, अभी भी वक्त है, लौट जा, यही समझदारी है। सतीश साहब के होंठ भींच गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि विकी जैसे बिगड़े रईस की बातों का जवाब देना मतलब खुद को गटर में घसीटना था। अगर बहुत जरूरी है तो चलो, मैं ही ले चलता हूँ, वैसे भी इस खटारा रिक्शे से पहुँचना मुश्किल है। विकी ने सतीश साहब और उनकी बेटी पायल को खुलेआम नीचा दिखाते हुए कहा। सतीश साहब ने हालात को देखते हुए इस मौके का फायदा समझा और भारी मन से अपनी बेटी के साथ गाड़ी की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे, विकी फिर बोला, तुझे चलने की क्या जरूरत है सतीश, मैं शहर का रास्ता भी जानता हूँ और कॉलेज का पता भी, तू यहीं रुक, मैं इसे ले जाता हूँ। विकी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसे कैसे भेज दूं, ये मेरी जवान बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। विकी साहब
रहने दीजिए, कल चली जाएगी, इतना जरूरी नहीं कि किसी गैर के साथ भेजूं। सतीश साहब ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, विकी की बातों में जहर था, इसमें क्या बुराई है, 2-4 दिन में यही सब तो करेगी, किसी लड़के से दोस्ती, फिर अकेले में मिलना, शहर की लड़कियां ऐसा ही करती हैं, ये भी जल्दी सीख जाएगी, तो मेरे साथ जाने में क्या दिक्कत। सतीश साहब का खून खौल उठा, मगर उन्होंने खुद को रोके रखा। वो हमारा मामला है विकी साहब, आप चिंता ना करें, मैं खुद देख लूंगा, उन्होंने कड़े स्वर में कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मना कर दे। कहते हुए विकी गाड़ी से उतर आया और पायल की कलाई पकड़ ली। वो औरतों को बुरी नजरों से देखने वाला घटिया इंसान था, मगर सतीश साहब एक इज्जतदार बाप थे, उन्होंने अपनी बेटी को यूं अपमानित होते नहीं देखा। वो पलटे, रिक्शे से एक भारी लोहे का हिस्सा उठाया और विकी के कुछ समझ पाने से पहले ही जोर से उसके सिर पर दे मारा। विकी जैसा ताकतवर आदमी इस वार को सह नहीं पाया, जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पापा, ये क्या कर दिया आपने, अगर ये मर गया तो हमारी खैर नहीं। पायल बुरी तरह घबराई, वो जानती थी कि इस इलाके में झगड़े का मतलब सिर्फ एक होता है, खून का बदला खून से, मगर सतीश साहब मजबूर थे। वो चुप रहते तो बेटी को गवा देते। कुछ ही देर में लोग जमा हो गए, विकी के चमचे भी आ पहुंचे। सभी ने देखा कि हमला सतीश ने ही किया है। बात सरदारों तक पहुंच गई, विकी मारा गया। अंतिम संस्कार के बाद पंचायत बैठी। बीरपाल जी, जो गांव के सबसे बड़े सरदार थे, ने सतीश से सवाल किया, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तूने हाथ क्यों उठाया, मैंने ये अपनी बेटी की इज्जत के लिए किया। सतीश ने सिर झुका लिया, तो फिर वो वहां थी ही क्यों। बलवीर साहब ने तीखी नजर से पूछा। सतीश के पास कोई जवाब नहीं था। फिर बीरपाल जी ने ऐलान किया, फैसला यही है, खून के बदले अब सुलह शादी से होगी। पायल को विकी के बड़े भाई विपिन कुमार से ब्याह दिया जाएगा। सतीश चीख उठा, मैंने मजबूरी में किया था, विकी जबरदस्ती मेरी बेटी को ले जा रहा था, मगर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सरदार भी नाराज थे, उन्हें लग रहा था कि सतीश बेटियों को पढ़ाकर बाकी घरों की औरतों को भी सिर उठाने की राह दिखा रहा है, इसीलिए फैसला वही रहा, सुलह शादी से ही होगी। पायल की जिंदगी की सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब उसी एक पल में चकनाचूर हो गए। शादी हुई थी और पायल को विपिन के हवाले कर दिया गया। घर में मातम जैसा माहौल था। विनीता जी बुरी तरह रो रही थी। मैं तो पहले ही कह रही थी कुछ न कुछ अनहोनी होगी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब भुगतो, यही दिन देखने के लिए लड़ाई की थी सबके साथ, अब सारी उम्र अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए तरसते रहना पड़ेगा। जिस हवेली में वो गई है, वहां से कभी कोई लड़की हंसकर लौटती है क्या। पायल की सहेलियां भी रो रही थी, काश पायल तूने ये सपना देखा ही ना होता तो ये दिन नहीं आता। एक ने कहा, पर मैं अपने सपने नहीं छोड़ सकती। पायल ने मजबूत आवाज में कहा, किस्मत ने साथ दिया तो सब ठीक होगा, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी, जो किस्मत में होगा वो मिलेगा ही। एक सहेली ने दुखी स्वर में कहा, तू नहीं जानती पायल, वो हवेली किसी जेल से कम नहीं, वहां से कोई लड़की जिंदा वापिस नहीं आती। अगर हंसी खुशी शादी हुई होती तो शायद कोई उम्मीद होती, लेकिन सजा वाली शादी की लड़की तो सिर्फ समझौते की चीज होती है। पायल की आंखों में आंसू थे, पर उनमें हार नहीं थी। शादी के बाद खुद सतीश साहब ने बेटी को विपिन कुमार की हवेली तक छोड़ा। वो खुद भी बेचैन और टूटा हुआ लग रहा था। पायल का असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। घर पहुंचते ही पायल पर जैसे कहर टूट पड़ा। परिवार वालों ने उसके साथ किसी पराये दुश्मन जैसा सलूक किया। सबके सामने उसे खरी खोटी सुनाई, गालियां दी और लात घूंसे बरसाकर अधमरा कर दिया। ठंडी रात में उसे बाहर आंगन में ही छोड़कर सब अंदर चले गए। वो कांपती रही, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के कुछ ही देर बाद विपिन कुमार ने एक नौकरानी के हाथ पायल के लिए संदेश भिजवाया। पायल डरते डरते उसके कमरे में पहुंची। उस रात विपिन ने उस पर जरा भी रहम नहीं खाया। अपने छोटे भाई विकी की मौत का गुस्सा निकालने के लिए उसने पायल को अपना निशाना बना लिया। दर्द से वो
पढ़ाती रही, रात भर उसे मारते पीटते बेइज्जत करते रहे। उसका शरीर चोट के निशान से भर गया, उसका आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। पायल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो समझ गई थी कि अब उसे अपने सारे ख्वाब भूलने पड़ेंगे। कोई हमदर्द नहीं था, कोई सहारा नहीं, मगर हवेली के बाहर अंधेरे कोने में बैठी खुशबू उसकी तकलीफें सुन रही थी। वो खुद एक लड़की थी और यह सोचकर अंदर से कांप गई कि जो लोग किसी और की बेटी पर रहम नहीं करते, अगर यही हाल उनकी बेटियों के साथ हो तो क्या करेंगे। खुशबू विकी की सगी बहन थी और अफसोस के साथ पायल की हालत को समझती थी। जब सुना था कि तू कॉलेज जा रही है तो बहुत खुश हुई थी। खुशबू ने एक दिन मौका देखकर धीरे से पायल से कहा, सोचा था कि शायद अब कुछ बदलेगा, लड़कियों को पढ़ने लिखने का हक मिलेगा, पर तू भी हार गई पायल। वो बोली, मेरा भाई मारा गया ये अपनी जगह, पर उसकी सोच कितनी घटिया थी। हम बहनों को तो स्कूल तक नहीं जाने दिया और अब उसे पता चला कि तू पढ़ रही है, तब से मौका ढूंढ रहा था कि कैसे तुझे रोका जाए। पायल सन्न रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि इस हवेली में भी कोई उसके दर्द को समझ सकता है। दोनों की छुपकर दोस्ती हो गई। पायल ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन खुशबू के तसल्ली भरे शब्दों से उसे थोड़ी राहत मिलती थी। धीरे धीरे विपिन कुमार के बर्ताव में भी थोड़ा बदलाव आने लगा। अब वो पहले जैसी सख्ती नहीं करता था। शायद पायल की खामोशी, उसकी सादगी ने उसके भीतर कहीं ना कहीं कुछ छेड़ दिया था। वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या पायल का कसूर वाकई इतना बड़ा था। अब वो कमरे में बिना बात तकलीफ देने से बचता था, मगर उसके चेहरे पर सख्ती और बेरुखी अब भी कायम थी। पायल यह सब महसूस कर रही थी, मगर ना तो कोई गलतफहमी पाल रही थी और ना ही अपनी औकात भूलना चाहती थी। उसने खुद को वक्त के हवाले कर दिया था और हर उम्मीद सिर्फ किस्मत पर छोड़ दी थी। विपिन एक गंभीर और समझदार मर्द था। वो औरतों को लेकर आम मर्दों जैसी खटिया सोच नहीं रखता था। उसका मानना था कि मर्द ऐसा होना चाहिए जिसके सामने औरत खुद को महफूज महसूस करे। लेकिन जब बात इज्जत की आती तो वो अपने मरे हुए भाई विकी से भी ज्यादा सख्त हो जाता था। उसे यह बात कभी गवारा नहीं थी कि बाहर किसी और की बेटी को बुरी नजर से देखा जाए, लेकिन अपने घर की औरतों को पिंजरे में रखा जाए। पायल उसके लिए अब भी वो लड़की थी जिसकी वजह से उसके भाई की जान गई और उसी गुस्से में उसने उस पर इतने जुल्म किए। मगर अब जब वो देखता कि पायल चुपचाप हर दर्द सह लेती, किसी से शिकायत नहीं करती, तो कभी कभी वो चुपके से उसकी और खुशबू की बातें सुनता, यह जानने के लिए कि कहीं वो शिकायत तो नहीं करती। लेकिन पायल कभी अपनी हालत का जिक्र नहीं करती थी। अगर कोई उसका दुख समझने की कोशिश करता तो वह उठकर चली जाती। विपिन ने भी कभी कभी बातों बातों में उसे टटोलने की कोशिश की थी, लेकिन पायल ने उसके सामने भी चुप्पी ही ओढ़े रखी थी। विपिन अब भी दिल में यही सोचता था कि शायद पायल कोई चालाक लड़की है, लेकिन हवेली में विपिन कुमार की मौजूदगी की वजह से आदित्य कुमार ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे कोई गलत फायदा उठाया जा सके। आदित्य जो उम्र में उससे सिर्फ 2 साल बड़ा था, मिजाज में कुछ कुछ विकी जैसा ही था, तेज, खुदगर्ज और जिद्दी। पायल उसके सामने भी हमेशा खुद को पूरी तरह ढके रखती थी, बिल्कुल सिमटी हुई, नजरों में झिझक और डर। यह सब देखकर कहीं न कहीं विपिन के दिल को थोड़ा सुकून मिलता था। वो खुद हमेशा अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा रहा था, शांत मिजाज का और बहुत सोच समझकर कदम उठाने वाला इंसान। वो विकी की बिगड़ी आदतों की वजह से अक्सर आदित्य को समझाया करता था, जैसा वो करता है वैसा तू मत करना। मगर अब वही आदित्य उसके लिए जहर बनता जा रहा था, क्योंकि उसके दिल में पायल के लिए ख्वाहिश जाग चुकी थी। वो चाहता था कि पायल किसी भी तरह उसे मिल जाए। उसने अपने पिता बलबीर साहब के सामने भी अपनी बात रखी थी, मगर बलबीर साहब ने जबरदस्ती पायल को विपिन के साथ बांध दिया था, क्योंकि वो जिम्मेदार बेटा था। ये बात आदित्य को बुरी तरह चुभ गई थी। उसे हजम नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसकी खूबसूरती की कहानियां उसने सुन
रखी थी अब उसके बड़े भाई की हो चुकी है। अब वो किसी भी तरह पायल को पाने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। एक दिन अपनी माँ सुनीता जी से बोला, माँ, ये लड़की मुझे बहुत चालाक लगती है, देख लेना ये किसी दिन आपसे आपका बेटा छीन लेगी। मैं तो कहता हूँ अभी से कोई इंतजाम कर लीजिए, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। सुनीता जी भी अब बेटे की बातों में आ गई थी। उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया कि अब विपिन की आंखों में वैसा गुस्सा और बदले की भावना नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। शुरुआत में जब भी पायल से कोई गलती हो जाती, विपिन जोर से गुस्सा करता था, माँ के सामने भी उसका अपमान करता था और जब माँ पायल को पीटती तो वह चुपचाप देखता रहता। मगर अब हालात बदलने लगे थे। एक दिन सुनीता जी ने जानबूझकर पायल पर बहाना बनाकर हाथ उठा दिया, मगर इस बार विपिन के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखी। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर सुनीता जी को भी आदित्य की बात पर यकीन होने लगा कि शायद वाकई यह लड़की उनके बेटे के दिल में जगह बना रही है। अब दोनों, आदित्य और उसकी मां ने मिलकर एक खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया, यह सोचे बिना कि कई बार ऐसी चालें अक्सर खुद पर ही उल्टी पड़ जाती है। इधर बाबूलाल ड्राइंग रूम में बैठा पायल को देख रहा था। उसकी मासूम सी सूरत और शांत चाल ढाल उसे बहुत भा गई थी। वो खुद से बड़बड़ाया, मुझे तो हमेशा से ऐसी शरीफ और सादी लड़कियां ही पसंद आई हैं। शहर की बेधड़क लड़कियों से कहीं ज्यादा यह गांव की सादगी मुझे खींचती है। मैं तो पूरी तरह से इसकी खूबसूरती में बंधा सा महसूस कर रहा हूँ। आदित्य को बाबूलाल की आंखों में चमक साफ दिख रही थी। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया। मुझे आपकी पसंद का अंदाजा है, ये लड़की आपकी हो सकती है अगर आप चाहें तो, आदित्य बोला, मगर मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। आप समझदार हैं, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाबूलाल ने उसकी आंखों में लालच पढ़ लिया। ओह, तो बात लड़की की कीमत की है। वो मुस्कुराया, बिल्कुल, तो फिर एक दूसरे की शर्तें सुन लेते हैं आराम से, ताकि बाद में कोई ऐतराज ना रह जाए। आदित्य ने बेसब्री दिखाई। बाबूलाल ने लंबी सांस ली और बोला, तुझे बड़ी जल्दी है। खैर, अब जब इस परी जैसी सूरत को देख लिया है तो मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन याद रख, मैं इस लड़की को सिर्फ एक रात के लिए नहीं चाहता, हमेशा के लिए चाहिए। उसकी आंखों में गंदगी चमक रही थी। हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, मगर कुछ दिक्कतों की वजह से आज की रात तुम्हें यहीं रुकना होगा। तभी सुनीता जी कमरे में दाखिल हुई। मुझे हर शर्त मंजूर है, अब अपनी डिमांड बताइए, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। बाबूलाल तो पहले से ही आदित्य के सौदेबाजी भरे अंदाज से हैरान था, मगर अब एक औरत की ऐसी बातचीत देखकर पूरी तरह चौंक गया। उसने सवाल भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य बोला, ये मेरी माँ है, सुनीता जी, और इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, ये राज रखने में माहिर हैं। बाबूलाल इन माँ बेटे की चालाक फितरत देखकर हैरान था। लड़के तो जज्बात में बहकर इस तरह की बातें कर लेते हैं, मगर किसी माँ का इस सौदे में साथ होना मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाबूलाल बुदबुदाया, ठीक है, फिर जल्दी बताओ क्या चाहिए रकम, और वो भी नगद, उसने पूछा। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, रकम, इस लड़की की खूबसूरती के हिसाब से कम 50 लाख की मांग करता हूँ। बाबूलाल, जो पूरी तैयारी के साथ आया था, मुस्कुराया और अपने पास रखा हुआ लेदर बैग आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। तसल्ली कर लो, 50 लाख पूरे हैं, 1 रुपया कम नहीं, उसने नजरों में गंदगी और जीत की चमक के साथ कहा। आदित्य खुशी से झूम उठा। वो तो कुछ लाख में ही पायल को सौंपने के लिए तैयार था। उसका खर्चा पहले ही विपिन कुमार ने काफी सीमित कर रखा था और हर पैसे का हिसाब लिया जाता था। अब इतने आसानी से 50 लाख का मालिक बन जाना, उसे ऐसा लगा जैसे किस्मत खुल गई हो। ठीक है, लड़की को फौरन मेरे हवाले कर दो, मैं तो कहता हूँ अभी उसे साथ शहर ले जाता हूँ। बाबूलाल बेताबी से बोला, नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। सुनीता जी ने सख्ती से कहा, होंठ भींचते हुए, मगर क्यों, रकम तो वसूल कर चुके हो, अब क्या दिक्कत है। बाबूलाल चौंका। आदित्य भी हैरान था कि जो मुसीबत
इतनी आसानी से टल सकती थी, माँ अब क्यों रुकावट बन रही है? सुनीता जी बोली, अगर तुम्हें वाकई शरीफ लड़की चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ये लड़की तुम्हें सामने देखकर चीखने लगेगी, सबसे पहले उसकी जुबान बंद करनी होगी और इसका एक ही तरीका है, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया जाए। उन्होंने आगे कहा, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, अंधेरे में बिना उसको चेहरा दिखाए उसे समझा दिया जाएगा कि तुम उसके पति हो। हम उसे कहेंगे कि विपिन लौट आए हैं और थकान की वजह से सोना चाहते हैं। जब वो अंधेरे में तुम्हारे साथ होगी तो कुछ कर नहीं पाएगी और जब सुबह रोशनी में तुम्हें देखेगी तो हम उसे एहसास दिलाएंगे कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। इस हवेली में इज्जत चली जाने के बाद वो वैसे ही जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए वो खुद तुम्हारे साथ चली जाएगी। एक बार चली गई तो फिर हम जिम्मेदार नहीं। बाबूलाल सोच में पड़ गया, मगर अगर उसने इनकार कर दिया या चिल्लाने लगी तो? सुनीता जी ने कहा, वो नहीं करेगी, अंधेरा ही काफी होगा उसे भरम में रखने के लिए और आदित्य उसे खुद कमरे तक छोड़कर आएगा। ठीक है, बाबूलाल ने आंखें सकरी करते हुए कहा, मगर कोई चालबाजी मत करना, नहीं तो मेरी गोली चलने में देर नहीं लगेगी। उसने अपनी जेब से बंदूक निकालकर आदित्य की आंखों के सामने लहराई। उधर विपिन कुमार कुछ दिनों के लिए शहर किसी जरूरी काम से गया हुआ था। पायल को इस बात से थोड़ा चैन मिला था, वह अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि विपिन की मौजूदगी हमेशा एक डर का साया लेकर आती थी। भले ही अब पहले जैसा गुस्सा वह नहीं दिखाता था, उस दिन जब वह रोज की तरह रसोई का काम खत्म कर अपने कमरे की ओर बढ़ी, तभी सुनीता जी ने आदेश दिया, सुनो लड़की, बिना आवाज किए सीधे कमरे में चली जाना और लाइट भी बंद रखना। मेरा बेटा बहुत थका हुआ है, सोने गया है। पायल कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन पहले से डरी हुई थी। उसने सिर झुकाया और धीमे कदमों से कमरे की ओर बढ़ गई। जैसा कि कहा गया, उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके जीवन में एक ऐसा तूफान लाने वाली थी जिसका दर्द उसकी रूह तक को छलनी कर देगा। पायल का चेहरा पीला पड़ गया था। सुनीता जी ने उसके हाव भाव देखे और एक पल को मन ही मन सोचा, कहीं आदित्य के बहकावे में आकर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। पायल चुपचाप कमरे में गई, जैसे विपिन कुमार ने कहा था, सावर लिया, साफ कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गई। तभी अचानक किसी ने दरवाजा जोर से खोला और कमरे में घुसते ही लाइट जला दी। पायल घबराकर उठ बैठी। सामने विपिन कुमार खड़े थे और बिस्तर पर एक अजनबी आदमी बैठा था जो अंधेरे का फायदा उठाकर बहुत करीब आ चुका था। पायल ने फौरन खुद को उस आदमी से अलग किया और कांपती आवाज में बोली, मैं नहीं जानती ये कौन है और ये कहाँ से आया। मगर इससे पहले कि वह कुछ और कहती, सुनीता जी कमरे में आई और गुस्से से पायल पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। तूने हिम्मत कैसे की अपने आशिक को इस हवेली में लाने की? वे चिल्लाई, शर्म नहीं आई? पति की गैर मौजूदगी में यह बेहयाई, हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। पायल रोती रही, कुछ समझ नहीं पा रही थी। शोर सुनकर आदित्य कुमार भी आ गया और अनजान बनने का ढोंग करते हुए बाबूलाल को घूरते हुए बोला, भाई, इस औरत को इसके आशिक के साथ जिंदा गाड़ दो, ताकि कोई और ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। बाबूलाल अब खुद भी गुस्से से फट पड़ा, तुम दोनों ने मुझसे 50 लाख लिए थे और अब धोखा दे रहे हो। उसने चीखते हुए कहा, ये लड़की तो खुद ही नहीं जानती थी कि उसका सौदा किया गया है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा क्या? उसने सीधे सीधे मांग रखी, या तो इस लड़की को तलाक देकर मुझे सौंप दो या फिर मेरे पैसे वापस दो और मुझसे माफी मांगो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पायल अब भी सन्न थी, उसकी नजरें विपिन कुमार की तरफ थी जो चुपचाप खड़ा था, जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहा। आदित्य और सुनीता जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें लगा था कि विपिन गुस्से में बाबूलाल को मार देगा और पायल को भी सबक सिखाएगा, मगर यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया। अब पायल गुनहगार नहीं बल्कि एक मासूम पीड़िता बन चुकी थी और आदित्य और सुनीता जी खुद सवालों के घेरे में आ गए थे। सुनीता कांपती आवाज में बोली, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। विपिन, तुम मेरा यकीन करो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और मैं किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं हूँ। बाबूलाल ने तुरंत पलटवार किया, अगर मैं झूठा हूँ तो इस औरत के कमरे की तलाशी लो। मैंने 50 लाख एक काले लेदर के बैग में रखकर इनके हवाले किए हैं।
अगर वो बैग नहीं मिला तो मुझ पर शक करना, वरना आदित्य का बचना नामुमकिन है। विपिन कुमार अब अपनी माँ और भाई को अविश्वास से देख रहा था। वो पायल की हालत देखकर उसके सामने आ खड़ा हुआ ताकि वह गंदी नजरों से बच सके। पायल खुद को उसके पीछे छुपाने लगी। विपिन को पायल की हालत देखकर दुख हुआ। उसने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और पायल को तसल्ली दी, अब तुम मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो खुद ड्राइंग रूम में चला गया। दो नौकरों की निगरानी में दो औरतों ने सुनीता जी के कमरे की तलाशी ली और थोड़ी ही देर में बिस्तर के नीचे वही काला बैग मिल गया जिसमें 50 लाख रुपए थे। अब बाबूलाल की बात सच साबित हो चुकी थी। विपिन कुमार ने वो रकम बाबूलाल को वापस दी और कहा, उन लोगों की तरफ से नहीं बल्कि मैं खुद तुमसे माफी मांगता हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मगर जिसे बेचा गया वो मेरी बीवी है और मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि इस हवेली में अब मेरी बीवी की इज्जत भी महफूज नहीं है। बाबूलाल ने उसकी आंखों में गुस्सा देखा और शांत लहजे में कहा, ठीक है, मैं अभी तो चला जाता हूँ, मगर आदित्य से अपना हिसाब जरूर लूंगा। उम्मीद है कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। इतना कहकर वो हवेली से निकल गया। विपिन कुमार ने एक बार फिर सुनीता जी और आदित्य को देखा, मगर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। कई दिनों तक विपिन कुमार किसी से नहीं मिला। वह खुद को गेस्ट रूम में बंद करके सोचता रहा, आखिर माँ और भाई को पायल जैसी मासूम लड़की से क्या दुश्मनी थी कि उसकी इज्जत का सौदा कर डाला। वो तो शुरू से ही सबकी बात मानती थी। पायल ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। सुनीता जी का हर ताना चुपचाप सहा, हर जुल्म बर्दाश्त किया, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। और मैं, विपिन कुमार, मैं भी उसका साथ नहीं देता था। अब सोचता हूँ अगर उस दिन मैं थोड़ा और देर से पहुँचता तो क्या मेरी माँ पायल को पैसे के लिए उस अजनबी के हवाले कर देती? क्या मेरी बीवी की इज्जत इतनी सस्ती थी? आगे सोच भी नहीं पा रहा था वो। शर्म, गुस्से और अफसोस से उसकी रूह कांप रही थी। वो बोला, अब मुझे फैसला लेना होगा, इस घटिया रस्म को खत्म करना होगा। यही सोचकर वो उठा, सीधे पायल के कमरे में चला गया। वो उसे देखकर चुपचाप मुंह फेर कर बैठ गई। वो बोला, माफ कर दो पायल, मैं पहले ही शर्म से मरा जा रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर पाया। अब और इम्तिहान मत लो, मुझे इस तकलीफ से आजादी दे दो। पायल ने धीरे से मुंह उठाया। उसकी आंखें भरी हुई थी मगर लहजा सख्त था। और मेरी तकलीफ, मेरे जज्बातों की क्या अहमियत है तुम्हारे लिए? वो बोली, मैं बेगुनाह थी फिर भी हर जुल्म चुपचाप सहा। क्या आप उसका कोई मुआवजा दे सकते हैं? क्या आपको पता है आपका भाई विकी कैसा इंसान है? उसकी आंखों में साफ गंदगी थी। वो जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहता था। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। ऐसे में एक इज्जतदार लड़की क्या करती? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी हैसियत कम है, मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं? क्या लड़कियां इंसान नहीं? उनकी इज्जत के लिए कोई क्यों नहीं लड़ता? बताइए ना, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए विकी जैसा आदमी मुझे बर्बाद करने पर उतारू हो गया और मैं और मेरे पापा सब सहते रहे? जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उस पंचायत ने मेरे साथ न्याय नहीं किया क्योंकि मैं कॉलेज जाना चाहती थी। यही मेरा जुर्म था। मैं डॉक्टर बनकर अपने इलाके की औरतों की मदद करना चाहती थी, अपने खानदान की जिंदगी बेहतर करना चाहती थी, लेकिन मेरे सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए गए। पंचायत ने मेरी इज्जत, मेरा गर्व छीन लिया और फिर मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया। तुमने भी तो वही किया, मुझे अपनाने की बजाय बेइज्जत किया। तुम्हारी माँ ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। अब माफी मांग रहे हो? अगर सच में शर्म होती तो अपनी माँ और भाई से सवाल करते, मेरी हिफाजत करते, मगर तुम तो बस एक कमजोर इंसान निकले, खुद गर्ज। पायल ने जैसे एक आईना दिखा दिया विपिन को। वो कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ इतना बोला, मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन अब मैं अपनी हर गलती सुधारूंगा, तुम देखना। और उसने सच में कर दिखाया। उसने जबरदस्ती शादी जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। पंचों के मना करने के बावजूद पायल को खुद उसके मायके सतीश साहब के पास छोड़ आया और वहां हाथ जोड़कर कहा, अगर पायल अब इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती तो मैं उसे तलाक देने को भी तैयार हूँ। 3 दिन का वक्त दीजिए, जो भी फैसला
फैसला होगा मैं उसे मानूंगा। सतीश साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा सुना था कि हवेली का बड़ा बेटा शरीफ है, आज देख लिया। जब उन्होंने पायल को देखा तो उनका दिल टूट गया। पायल बिल्कुल कमजोर दिख रही थी, आंखों के नीचे काले घेरे, सूखे होठ और दर्द से भरी आंखें। देखकर समझ आ गया कि बेटी ने कितना सहा होगा। सतीश साहब ने उसे गले लगाते हुए कहा, पायल मेरी बच्ची, कैसी है तू? किस्मत है तुझे फिर से देख पा रहा हूँ। और पायल अपने पापा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे उस कैद से आजादी चाहिए। मैं आज भी अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। मुझे उस हवेली में नहीं लौटना। मुझे बचा लो पापा। सतीश साहब ने उसे तसल्ली दी। अब सब ठीक होगा पायल। विपिन कुमार ने तुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने की आजादी दी है, मगर मन में एक डर भी था कि पंचायत इसे बगावत मानेगी, और वही हुआ। विपिन कुमार के मना करने के बावजूद आदित्य कुमार ने पूरी बात पंचायत में पहुंचा दी। उसने कहा कि विपिन ने उस लड़की को घर से निकाल दिया है और उसे आजाद करना चाहता है। मैंने पहले ही कहा था, अगर बात हवेली से बाहर निकली तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम लोगों को मेरी बात मजाक लगी। विपिन कुमार गुस्से से तमतमाता हुआ पूरे आंगन में दहाड़ उठा। अब सारी जिंदगी अपनी इस गलती पर शर्मिंदा होकर पछताओगे और मुझसे कोई शिकायत मत करना। यह कहकर वह गुस्से में हवेली से बाहर निकल गया। सुनीता जी और आदित्य कुमार को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह की पंचायत में विपिन क्या तूफान खड़ा करने वाला है। उधर पायल को जब यह पता चला कि विपिन ने पंचायत की परवाह न करते हुए उसे मायके भेजा है, वो अंदर ही अंदर टूट भी रही थी और उलझन में भी थी। एक तरफ उसका गुस्सा और दूसरी तरफ उसका पछतावा। समझ नहीं आता ये इंसान कौन है, मगर फिर जब वह अपने अपमान और जबरदस्ती के उस दर्दनाक फैसले के खिलाफ विपिन की उठती आवाज को सोचती तो मन कहता, नहीं, ये इंसान बुरा नहीं है। अगर वो पंचायत के सामने भी डटा रहा तो मेरा फैसला लेना आसान हो जाएगा। पायल जानती थी कि कैद विवाह कुप्रथा में लड़कियों के साथ क्या होता है। उन्हें जानवरों की तरह रखा जाता है। दिन में एक बार बासी खाना, नंगे फर्श पर सोना, किसी की भी गंदी नजर का शिकार बनना और सब कुछ चुपचाप सहते रहना। जिनसे शादी होती है वो भी आंखें फेर लेते हैं। मगर अब विपिन ने उस गंदी परंपरा को ललकारा था। उसने अपनी माँ और भाई के खिलाफ खड़े होकर पूरे इलाके की नाराजगी मोल ली थी। उसे जायदाद से बेदखल किया जा सकता था, समाज से निकाला जा सकता था, मगर फिर भी वो कमजोर नहीं पड़ा। अगले दिन पंचायत दोबारा बैठी। वीरपाल जी ने कहा, विपिन कुमार, तुमने पंचायत का फैसला मानकर पायल को कबूल किया था, अब उसे हवेली से बाहर क्यों भेजा? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? विपिन ने बिना झिझक कहा, पंचो, पहले मुझे भी इस परंपरा से कोई ऐतराज नहीं था, मगर अब मैं समझता हूँ कि सुलह के लिए लड़कियों की जिंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। किसी की मौत का बदला किसी और की जिंदगी से नहीं लेना चाहिए। चाहे तो कातिल को सजा दी जाए या आर्थिक मुआवजा लिया जाए, मगर यह कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। एक पंच ने पूछा, अब ये सब क्यों सोच रहे हो, कोई खास वजह? विपिन कुमार ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और ये सुनकर शायद आप सब चौंक जाएंगे। मेरे ही भाई आदित्य कुमार और मेरी माँ सुनीता जी ने मिलकर मेरी पत्नी पायल को एक शहर के आदमी को बेचने की कोशिश की। खुशकिस्मत था वो तो मैं समय पर पहुंच गया, वरना ना जाने क्या हो गया होता। अगर मैं ना पहुंचता तो पायल को गायब कर दिया जाता और फिर शक की बिना पर उसके घर वालों को भी इलाके से बाहर निकाल दिया जाता। और सबसे शर्म की बात यह है कि पायल का कैद विवाह इसलिए किया गया क्योंकि विकी, जो कि मेरा ही सगा भाई था, बुरी नीयत वाला था। तो फिर इज्जत के नाम पर एक बाप ने हत्या की, लेकिन उसका साथ ना देकर सजा दी गई उसकी मासूम बेटी को। ये फैसला गलत था, बहुत गलत। ये बातें सुनकर पंचायत सन्न रह गई। आदित्य कुमार तो बौखला गया। उसे अंदाजा नहीं था कि विपिन उसके साथ साथ सुनीता जी को भी बेनकाब कर देगा। बुजुर्ग पंचों ने विपिन की हिम्मत की सराहना की। वीरपाल जी और बलबीर साहब भी चुप हो गए। अगर बात बस इस लड़की की पढ़ाई की थी तो बताओ, ऐसा क्या बुरा कर दिया उसने? अगर कोई लड़की नाम कमाना चाहे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए, क्या ये न्याय है? आज एक लड़की को सजा देकर हम उसके सपनों को नहीं मिटा सकते। विपिन कुमार की आवाज पंचायत में गूंज रही थी। वक्त और हालात के साथ इंसान बदलते हैं, तो फिर हम लड़कियों को क्यों रोके? हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। अब
जमाने के साथ चलना होगा। विपिन की बातों ने पंचायत में बैठे सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सब चुप थे, जैसे दिल से मान रहे हो कि वो सही कह रहा है। बीरपाल जी ने फैसला सुनाया, आदित्य कुमार को गांव और हवेली से निकाला जाए और सुनीता जी को घर में ही नजरबंद कर दिया जाए। विपिन कुमार को उसके फैसले में आजाद कर दिया गया और सतीश साहब के साथ पंचायत ने हमदर्दी जताई। उधर पायल अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई थी, लेकिन जब उसे पंचायत के फैसले और विपिन की सच्चाई के बारे में पता चला तो उसकी आंखें खुशी और शर्म से भीग गई। पापा, मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ कि विपिन जैसे नेक इंसान का साथ मुझे मिला और मैं ही उसे गलत समझ रही थी, रिश्ता तोड़ने जा रही थी। विपिन गलत नहीं है, बल्कि वह शुरू से ही जिस माहौल में रहा उस माहौल का उस पर असर था। लेकिन वो सोच से और मन से बुरा इंसान नहीं था। उसने सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि गांव की हर लड़की के हक की लड़ाई लड़ी और उन्हें पढ़ने का हक दिलाया। अगर मैं चिराग लेकर भी ढूंढती तो शायद ऐसा इंसान ना मिलता। उसने विपिन से अलग होने का फैसला छोड़ दिया, बल्कि उसने कुछ बातों को सुलझाने के लिए खबर भिजवाई। आदित्य कुमार को जब हवेली से निकाला गया तो सुनीता जी फूट फूट कर रोने लगी, मगर विपिन चुपचाप खड़ा रहा, अपने जज्बात पर काबू किए हुए। एक भाई विकी को वो पहले ही खो चुका था और अब दूसरा भाई भी उसी राह पर चला गया। जहाँ सुनीता जी अपने बेटे से नाराज थी, वहीं विपिन भी उनकी जिद और नफरत को भूल नहीं पा रहा था। उन्होंने ही एक गैर मर्द को हवेली बुलाया था, जिससे पूरे घर की इज्जत खतरे में आ गई थी। विपिन चाहता था कि आदित्य अपनी गलती माने और सजा कबूल करे, इसीलिए वह खामोश रहा। फिर वो पायल के भेजे पैगाम पर उससे मिलने गया। अब बताओ, क्या तुम मुझे माफ करने का इरादा रखती हो? विपिन ने पूछा। पायल ने झुकी नजरों से जवाब दिया, नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप मानते हैं तभी मैं कोई फैसला करूंगी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि अपने गांव की औरतों की सेवा कर सकूं। विपिन ने उसकी बातों को समझा और कहा, मैं यकीन दिलाता हूँ, जब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती मैं हवेली नहीं लौटूंगा। तुम्हारा डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है और मुझे तुम पर गर्व होगा। मैं तुम्हें शहर ले जाकर पढ़ाऊंगा। फिर वो बोला, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। पायल की आंखों में नमी थी, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब आप मुझे शर्मिंदा मत करें, उसने कहा। आपने अपने किए का बहुत अच्छा हिसाब दिया है। मेरी तकलीफें बेकार नहीं गई। आपने औरतों की इच्छाओं को अहमियत दी, मेरे लिए यही बहुत है। उसने दिल से विपिन को माफ कर दिया। विपिन ने पायल के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की थी। उसने बस अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारा पीटा था और अब वो अपनी गलती के लिए पायल से माफी भी मांग चुका था और उस गलती का भुगतान भी कर चुका था। पायल को इज्जत भरी सम्मान भरी जिंदगी देने को तैयार था और पायल के सपने और उसकी पढ़ाई को पूरा करवाने का उसने यकीन दिलाया था। पायल को एक ऐसे ही साथी की जरूरत थी जो उसकी पढ़ाई को वैल्यू दे, जो उसे इज्जत दे, उसे सम्मान दे, और अब उसे विपिन से वो सब चीज मिल रही है। वह इस बात को समझ रही थी कि विपिन गलत संगतों के असर में था, गलत इंसान नहीं था। अब दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा दिया, बिना किसी रुकावट के। उधर आदित्य कुमार को उसकी करनी की सजा मिलने वाली थी। अब वो शहर में अकेला और लावारिस हालत में जी रहा था। बाबूलाल, जो अपना बदला लेने के फिराक में था, उसे जब पता चला कि आदित्य अब अकेला है तो उन्होंने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। 3 दिन तक किसी को खबर नहीं लगी। जब लोगों ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस की तब जाकर पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। विपिन को जब ये खबर दी गई तो वो चुपचाप बैठ गया। हवेली में जवान बेटे की लाश पहुंची तो सुनीता जी एक बार फिर बेहोश हो गईं। अब हवेली की खुशियां दो बेटों की गलतियों के साथ खत्म हो चुकी थी, मगर अफसोस, ऐसे अंजाम से सीखने वाले बहुत कम होते हैं। पर विपिन ने इन अंजाम से सीख ली थी और वह पायल को लेकर शहर चला गया था। उसने पायल का एडमिशन कॉलेज में कर दिया था और पायल की पढ़ाई शुरू हो गई थी। विपिन ने वहीं पर एक बिजनेस डाल दिया था और वह अपने बिजनेस पर फोकस करने लगा था।
विपिन पायल का बहुत ख्याल रखता था। पायल को पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए वह घर के कामों में भी पायल की मदद करवाता था। और पायल के अच्छे नंबर आए, इसलिए उसने उसका एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन भी करवा दिया था। पायल अब विपिन के साथ बहुत खुश थी। विपिन ने उसकी जिंदगी में जितने भी दर्द थे, उन सबको खुशियों में बदल दिया था। आज भी विपिन अपने बुरे बर्ताव के लिए पायल से माफी मांगता है, लेकिन पायल उसको बोलती है कि अब आप इस तरीके की बातें मत किया करिए। आपने तो मेरी जिंदगी को इतना बेहतर बना दिया है कि बीते कल में क्या हुआ था मैं वह सब कुछ भूल चुकी हूँ। अगर किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास खुले दिल से हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, और मैंने आपको पूरे दिल से माफ कर दिया है। विपिन ने पायल के लिए एक फैसला और लिया। उसने कहा कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, इसलिए हम फिलहाल 2 साल तक बच्चे नहीं करेंगे। तुम जी तोड़ मेहनत करो और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। आज विपिन पायल से और पायल विपिन से बेहद प्रेम करने लगे हैं, और जो रिश्ता नफरत से टूटने वाला था, वह रिश्ता अब अच्छाई और प्रेम से जीत लिया गया है। खुशबू ने भी गांव में ही स्कूल में एडमिशन ले लिया है और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई ऐसी कुप्रथाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन को बहुत तकलीफों से भर रखा है। हमें सभी इस तरीके की कुप्रथाओं का विरोध करना चाहिए। जीवन जीने का अधिकार जितना पुरुषों का है, उतना ही महिलाओं का है। उनसे इन अधिकारों को मत छीने। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय या किसी घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे और हाइप भी दे। धन्यवाद।